we are going to start a new journey, and I welcome you all in this journey, the journey of adventure, the journey of physics, the journey of nature. और ये जो जर्नी आप मेरे साथ शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम समझेंगे इस नेचर को, हम समझेंगे नेचर के उन रहस्य को, नेचर में हो रहे घटनाओं को, उनके पीछे के लॉज को, जिन्हें समझाने में, जिन्हें निकालने में, जिन्हें रिवील करने में हमारे साइंटिस्ट ने अपनी जान तक गंवा दी, शायद अपने पूरे जीवन लगा दिया उन्होंने। हम लोग समझेंगे नेचर में हो रही उन सारी घटनाओं के बारे में और क्यों हो रही हैं, उनके पीछे की वजह भी जानेंगे। कुछ आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक कोट शेयर करना चाहूँगा, which is one of my favorite quotes, and the quote is, if you are a student of science and physics is not your favorite subject, perhaps you had a bad teacher. And I feel lucky कि मुझे एक नहीं दो फिजिक्स टीचर जर्नी प्रिपरेशन के दौरान मुझे मिले, although कि वो मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाए, but I am really thankful to अमरेश, मृत्युंजय and प्रणय सिंह. I am really thankful to both of you. तो आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में थ्योरीज और न्यूमेरिकल पढ़ने के पहले कुछ बातें करते हैं, कुछ अच्छी बातें, कुछ समझते हैं फिजिक्स को, फिजिक्स क्या है, क्या पढ़ते हैं हम फिजिक्स में, फिजिक्स की दुनिया कैसी है, कुछ मेरे शब्दों में। एंड मैंने इसकी हेडलाइन दी है, नेचर अ बिग कैनवस क्रिएटेड बाय द अलमाइटी। नेचर अ बिग कैनवस क्रिएटेड बाय द अलमाइटी। नेचर यानी प्रकृति जो हमारे आसपास है, उस प्रकृति का हम या हमारे आसपास जितने जानवर हैं, जितने लोग हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सारे इस नेचर का हिस्सा हैं। एक पेंटर जो जैसे पेंटिंग करते हैं, इस तरह किसी सुपर पावर ने, किसी सुपर सोल ने एक पेंटिंग कर डाली और ये दुनिया बना डाली। इसने लाइक अ पेंटिंग ये दुनिया बना डाली, ये खूबसूरत सी दुनिया जिसमें लिविंग बीइंग्स भी होते हैं और नॉन लिविंग बीइंग्स भी। अकॉर्डिंग टू ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर विशाल सिंह, ही इज वन ऑफ माई आइडल्स। अकॉर्डिंग टू हिम वी आर नथिंग बट अ वर्किंग मीडियम ड्रिवन बाय द नेचर। उनके अनुसार हम सब एक वर्किंग मीडियम है जो कि नेचर द्वारा ड्रिवन किए गए हैं। हम वही करते हैं जो नेचर हमसे चाहती है। इसके एग्जांपल के लिए मैं बताऊं आपको कि अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, एटम की खोज हुई हो या इलेक्ट्रॉन की खोज हुई हो या प्रोटॉन की खोज हुई हो या किसी भी आप खोज के बारे में बात करें, सारे खोज एक्सीडेंटल थे। कोई भी साइंटिस्ट प्रॉपर उन चीज़ों को खोजने नहीं गए थे। आपको जान के हैरानी होगी, ऑक्सीजन गैस जो हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम एक्सहेल करते हैं, ये भी एक्सीडेंटल ही खोजे गए थे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज थी और एक्चुअली वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को नहीं खोज रहे थे। ही वांट्स टू मेक अ फिलोसफर स्टोन। वो फिलोसफर स्टोन बनाना चाहते थे, वैसा पारस पत्थर जो उनको अमर कर दे, वैसा पारस पत्थर जो किसी मेटल से छुए तो उसे सोना में बदल दे। Although he failed in making the philosopher's stone, but accidentally he found the carbon dioxide. And based on this experiment, today we have all the soft drink industry. जो आप कोका कोला, पेप्सी, माउंटेन ड्यू ये सब पीते हैं, जो उनसे आपको थ्रिल मिलती है, वो थ्रिल उस CO2 की वजह से है जिसे प्रिस्ली ने एक्सीडेंटली खोजा। इस बारे में हम लोग बात करेंगे किसी वीडियो में डिटेल में। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू अनदर ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर फेनमैन, the activities around us, the cycles, the interaction between living things and non-living things, these all are like a chess game played by the nature, and we humans, which have more logic, more intuition than the other beings, are allowed to watch this all game and predict some rules. सर फेनमैन के अनुसार जितनी भी घटनाएं हमारे आसपास घट रही है, जो भी इंट्रैक्शंस हो रहे हैं लिविंग बीइंग्स और लिविंग बीइंग्स के बीच, लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स के बीच, ये सारी घटनाएं मानो तो एक चेस गेम की तरह है जिससे कोई ऊपर बैठा खेल रहा है। हम जो ह्यूमंस हैं उनके पास कुछ ज़्यादा लॉजिक है, कुछ ज़्यादा इंट्यूशन है देन अदर बीइंग्स। वी आर अलाउड टू वॉच। हमको अलाउ किया गया है कि आप देखिए, इनको समझिए और कुछ रूल्स प्रेडिक्ट कीजिए कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई कीजिए आप। समटाइम्स जो रूल हम गेस करते हैं वो सही भी हो सकता है, समटाइम्स गलत होता है। स्टार्टिंग के साइंटिस्ट फिलोसफर्स ने बोला था कि जो अर्थ है वो स्टैटिक है और जो सन है उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। आज हम जानते हैं कि हर चीज़ एटम, मॉलिक्यूल और आयन से मिलकर बनी हुई है। अगर ग्रीक फिलोसफर्स के माने तो उनका अलग अलग मत था। किसी का कहना था कि ये सारी चीज़ें 4 तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं, फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ। किसी का कहना था कि ये सारी चीज़ें एयर से केवल बनी हुई हैं, तो कोई कहता था ये सारी चीज़ें वाटर से बनी हुई हैं। एक ग्रीक फिलोसफर थे एनेक्समैंडर, उनका कहना था कि नहीं, ये सारी दुनिया, ये सारी चीज़ें ना वाटर की बनी हुई हैं, ना एयर से, ना फायर से, ना अर्थ से। ये एक ऐसी चीज़ से बनी है जो बाउंडलेस है, जिसे उन्होंने नाम दिया एप्रियन।
हर चीज़ एप्रियन से मिलकर बना हुआ है। इंडियन फिलोसफी की माने तो इंडियन फिलोसफी कहती है कि सारी चीज़ें 5 तत्वों से मिलकर बनी हैं और उन्होंने पंच तत्व नाम दिया। अगर आपने शक्तिमान रियल देखा होगा, आई होप कि आपने ज़रूर देखा होगा, तो उसमें भी ये मेंशन किया गया है कि जो शक्तिमान है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। यही 5 तत्व जिससे ये सारी दुनिया बनी हुई है। बट आज हम क्या जानते हैं कि ये सारी बातें गलत थी। हर चीज़ एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। आज से 400 साल पहले लगभग डाल्टन ने बोला कि हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, और उन्होंने उसका नाम दिया एटम। बट आप जानते हैं समय के साथ हमने पाया कि एटम को भी तोड़ा जा सकता है। एक्चुअली एटम काफ़ी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिसमें मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। तो बिल्कुल चेस गेम की तरह, अगर आप चेस खेलना नहीं जानते हैं और आप कोई प्लेयर खेल रहा है, अगर आप बैठ के देखते हैं तो 2-3 घंटे 4 घंटे देखने के बाद आप कुछ रूल्स प्रेडिक्ट कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि बिशप कैसे चलता है और क्वीन कैसे चलती है। आप कुछ रूल्स गेस कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्लेवर एमेच्योर प्लेयर हो, वो कोई एक नया मूव करे जो कि आप ना समझ पाए और आपको लगेगा अरे ये किसने क्या चल दिया, ये तो मैं जानता ही नहीं था, ये गलत चला है। नहीं, उसने एक ऐसा रूप दिखाया, उसने एक ऐसा मूव दिखाया जो कि आप नहीं जानते थे। सेम नेचर भी ऐसा ही हमारे साथ करती है। हम कई रूल्स बनाते हैं, जैसे कि आइजैक न्यूटन ने रूल बनाया ग्रेविटी का, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उन्होंने उस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हर चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहा। उन्होंने बोला हर मास एक दूसरे मास को खींचेगा, और ये थ्योरी उनकी तब तक सही मानी गई जब तक हम प्रोटॉन से इंट्रोड्यूस नहीं हुए। हमने क्या पाया, प्रोटॉन में भी मास होता है बट वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो खोज हुई न्यूक्लियर वर्ल्ड की, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की। हाँ, हमने आगे पाया कि न्यूटन्स लॉ काम नहीं करते हैं। एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ पर न्यूटन्स लॉ फेल हो जाता है जाकर। हमारी दुनिया में न्यूटन्स लॉ काफ़ी हद तक वैलिड है, बट एक ऐसी दुनिया भी है, एक ऐसी दुनिया खोजी गई आज से 100 साल पहले जहाँ पर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं था। और हमने एक नई फिजिक्स जानी, और फिजिक्स हमारे 2 पार्ट में बट गया, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड है, और मॉडर्न फिजिक्स जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। वो एक अलग दुनिया है, वहाँ के नियम कानून कायदे अलग हैं। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के हमारे कुछ नियम्स हैं, कुछ कल्चर्स हैं। सेम वो कल्चर आपको अगर आप यूएस जाएँ, यूके जाएँ तो वहाँ नहीं मिलेगा। उसी तरह 100 साल पहले फिजिक्स की 2 दुनिया हो गई जो कि एक हुआ करती थी, एक न्यूटन की दुनिया और एक आइंस्टाइन की दुनिया। न्यूटन की दुनिया को हम जानते हैं क्लासिकल फिजिक्स के नाम से, और ये जो दुनिया नई दुनिया को इंट्रोड्यूस किया हमारे सर आइंस्टाइन ने, उसको हम जानते हैं मॉडर्न फिजिक्स के नाम से। पढ़ेंगे हम दोनों को, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स दोनों को आगे की सीरीज में। फिलहाल हम आगे देखते हैं। सो समटाइम्स वी प्रेडिक्ट द रॉन्ग रूल्स एंड समटाइम्स राइट। सो सर आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन, सर फेनमैन, बोल्ट्जमैन, ब्राहे, केपलर are some of famous names that watch the nature very carefully। ये वो लोग हैं जिन्होंने नेचर को बहुत केयरफुली देखा और उससे कुछ रूल बना दिए। एंड बेसिस ऑफ दिस रूल्स वी हैव टुडे a beautiful branch of science named physics। We can define physics as a collection of theory, experimental data in revised and arranged manner that explains the various happenings going around us। हम फिजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं उन थ्योरीज, उन एक्सपेरिमेंटल डेटा के कलेक्शन के रूप में जिसे एक सही वे में अरेंज किया गया है, जो एक्सप्लेन करती है वेरियस हैपनिंग जो हमारे आसपास घट रही है, जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ का जमना, किसी फ्लूइड में किसी वस्तु का डूब जाना तो किसी वस्तु का नहीं डूबना, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर ग्रेविटी, चीज का ग्रेविटी के अंडर गिरना, तो किसी बॉडी का एक दूसरे से चिपकना। जैसा कि आप देख सकते हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो इस पे स्टिक हो चुका है। इसके पीछे एक लॉ है, इसके पीछे एक थ्योरी है, इसके पीछे एक फोर्स है, एंड दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये वही फोर्स है जो मुझे बोलने में मदद कर रहा है, ये वही फोर्स है जिसकी वजह से मैं ये हाथ ऊपर कर रहा हूँ। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जिसने एक एटम को जोड़े रखा हुआ है, एटम को एटम से जोड़े रखा है, जिसने पूरी दुनिया को जोड़ रखा है, जिसकी वजह से मैं ये हाथ ऊपर कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं सांस ले पा रहा हूँ, इवन जिसकी वजह से मैं सोच पा रहा हूँ। इन सब के पीछे एक फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हमारा पूरा फिजिक्स, हमारी पूरी दुनिया 4 फोर्स पर काम करती है। 4 फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये जो स्टार्टिंग के 2 फोर्स है ये बाहरी दुनिया में वैलिड है, माइक्रोस्कोपिक मतलब हमारी दुनिया में वैलिड है। और ये जो 2 नाम मैंने बाद में बोले हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स,
ये वैलिड है वनली एंड वनली इन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जो मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले, आइंस्टाइन की दुनिया, उस दुनिया में ये दोनों फोर्स वैलिड हैं। और हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे न्यूटन ने खोजा था वो वहाँ जाकर फेल हो जाता है। आगे देखते हैं हम। द रीजन ऑफ ऑल दीज हैपनिंग्स वंस वाज हिडन टू अस, बट ड्यू टू अनफॉरगेटेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट द रियल ब्यूटी ऑफ नेचर इज रिवील्ड। एक समय था ऐसा कि जब हमें कुछ नेचर के रहस्य को पता नहीं था, ये भी नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें किस चीज़ से मिलकर बनी हुई हैं। आज हम जान पा रहे हैं ये सारी चीज़ें एटम्स मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई हैं। एटम भी कई कणों का हिस्सा है, कई पार्टिकल से मिलकर एटम बना हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मेन है। और पार्टिकल्स हैं न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पोजिट्रॉन, एंटीपोजिट्रॉन एंड मेनी मोर्स। तो ये सब हम जान पाए उन साइंटिस्ट की वजह से जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी। कितनों ने तो अपनी जान तक गवा दी नेचर के इन रूल्स को रिवील करने के लिए। तो वी शुड सैल्यूट देम फॉर देयर अनफॉरगेटेबल कंट्रीब्यूशन। इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से हम आज बहुत सारे लॉज पे जानते हैं नेचर को। हम कई घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके पीछे के कॉज को हम जानते हैं कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। हम जानते हैं कि जब भी बारिश होती है, बिजली चमकती है, तो उसकी चमक पहले बाद में सुनाई देती है। हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ छोड़ते हैं तो वो नीचे ही क्यों जाती है। आज हम जानते हैं कि हमारा अर्थ क्यों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। हम आज कई चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज कई थ्योरीज हमें पता है, कई लॉज हम जानते हैं आज, बट कई लॉज और भी जानना बाकी है। एंड आई विश कि आप उनमें से एक हों जो कुछ और लॉज खोज के निकाल दें और एक और नेचर का रहस्य जो अभी तक हम नहीं जानते हैं वो हमें आपके थ्रू पता चले। So I wish you all the best. In short, if you want to define the physics in my words, so it is the most beautiful branch of science that enable us to get closer towards the nature. So physics साइंस की वो सबसे सुंदर शाखा है, वो सबसे सुंदर ब्रांच है जो हमें नेचर के करीब लाती है, जो हमें नेचर से मिलाती है, जो कि हमें इतना काबिल बनाती है कि नेचर के उन रहस्यों को हम समझ सकें और नेचर से हमारा प्यार और बढ़ सके। ये था फिजिक्स मेरे शब्दों में। अगर आप फिजिक्स की डिफिनीशन गूगल करेंगे, देखेंगे तो आपको तमाम डिफिनीशंस मिलेंगी। बहुत से राइटर्स ने लिखा है फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लेन्स नेचर एंड इट्स लॉज। हर ऑथर ने अलग अलग तरीके से फिजिक्स को एक्सप्लेन किया है। उनका अपना व्यू है, उनका अपना नज़रिया है डिफाइन करने का। बट वन थिंग आप हमेशा कॉमन पाएंगे, सारे ऑथर्स कहीं ना कहीं इस वर्ड का यूज जरूर करेंगे, एंड द वर्ड इज नेचर। इतने सारे डिस्कशन के बाद एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की, फिजिकल वर्ल्ड, जिसके बारे में थोड़ा हमने जान लिया, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर।